हे गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा। एसएससी बाबा में आपका स्वागत है। सो दिस इज़ माय फिफ्थ लेक्चर ऑफ माय पॉलिटी लेक्चर सीरीज़। और आज इस लेक्चर में मैं बात करूंगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग मेरा ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसके जो लास्ट 4 लेक्चर हैं आप पहले उनको देखिए, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और इसमें हर हर बहुत स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक से और स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ। तो प्लीज़ आप पहले वो देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए। और मैं अपने पॉलिटी जो लेक्चर सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं बात करूंगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइडेड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। तो जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है ये कौन से पार्ट के अंदर आता है, ये पार्ट 1 के अंदर आता है। ठीक है, किसके अंदर आता है, पार्ट 1 के अंदर आता है। और आज हम इस लेक्चर में इसी की पार्ट 1 की हम बात करेंगे। ठीक है। अब पार्ट 1 के अंदर कितने आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 4 आर्टिकल होते हैं, 1 to 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। 4 आर्टिकल होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है हमारा, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है। इंडिया जिसका दूसरा नाम है क्या, भारत, वो क्या है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, क्या है वो, यूनियन ऑफ स्टेट है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस आर्टिकल को कैसे समझा जाएगा या फिर क्या मतलब है इस आर्टिकल का। देखो, इस आर्टिकल का मतलब क्या है कि ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है या फिर यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो क्या है, वो कोई एग्रीमेंट से नहीं बना हुआ है। ठीक है, वो कोई एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन, मतलब अमंग द स्टेट्स। वो एग्रीमेंट नहीं है कोई स्टेट्स के बीच में। एग्रीमेंट नहीं है कि चलो ठीक है हम इतने टाइम के लिए हम लोग साथ में और हम सबको और हम लोग इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब क्या है कि स्टेट ने यूनियन नहीं बनाया हुआ। ठीक है, स्टेट ने यूनियन नहीं बनाया हुआ। ठीक है, बल्कि जो स्टेट्स बनाए गए हैं वो किसने बनाए हैं, वो गवर्नमेंट ने बनाए गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने बनाए गए हैं और एक कोई लीगल प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू जो स्टेट्स बनाए गए हैं वो गवर्नमेंट ने बनाए गए हैं। ठीक है, स्टेट ने यूनियन नहीं बनाया हुआ, स्टेट्स ने यूनियन नहीं बनाया हुआ। इसका मतलब क्या है, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम लोग साथ रह के एक यूनियन बनाते हैं। अब जैसे मैं यूएसए की बात करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करता हूँ, उसमें जितने स्टेट्स हैं ना उनके बीच में एक एग्रीमेंट है। ठीक है, कि हम लोग मिल के रहते हैं। ठीक है, बट लेकिन इंडिया के केस में हमारा यूपी, एमपी, बिहार, इन सब के बीच में एग्रीमेंट नहीं है। इन सब स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम लोग साथ में रहते हैं या फिर कुछ ऐसा है। ये यूनियन ऑफ इंडिया पहले से था, इसके अंदर जो स्टेट्स है वो हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बनाया है बेसिकली। ठीक है। तो तो फिर क्या है कि मतलब अब स्टेट्स ने यूनियन नहीं बनाया है, तो उसके पास कोई, स्टेट्स के पास कोई राइट भी नहीं है कि वो अलग हो जाए किससे, इंडिया से। ठीक है। तो स्टेट हैव नो राइट्स टू सिसीड फ्रॉम इंडिया। ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, जो इंडियन यूनियन है ना वो क्या है, इंडिस्ट्रक्टेबल है। मतलब इंडियन यूनियन को हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, इंडिस्ट्रक्टेबल है। ठीक है। अब ये देखिए, अब अगर हम यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यूनियन ऑफ इंडिया में 29 स्टेट्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उसके अंदर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, 29, पहले 28 स्टेट्स थे, फिर एक स्टेट्स और बढ़ गया, एक स्टेट बढ़ गया तेलंगाना। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। तो टोटल स्टेट कितने हो गए, 29, और 7 यूनियन टेरिटरीज है। जिसको 7 यूनियन टेरिटरीज के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ गूगल करिए और उसको पता करिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे 7 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है। ठीक है। अब क्या है कि इसमें एक जो मेन बात है वो क्या है कि यूनियन टेरिटरी का जो हेड होता है वो कौन होता है, यूनियन टेरिटरी का प्रेसिडेंट हेड होता है। ठीक है, देखो हर एक स्टेट में गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, ये सब उसको संभालते, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग उनका खुद का गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट संभालता है। बट यूनियन टेरिटरी में कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता। ठीक है, कोई भी इनका कोई गवर्नमेंट नहीं होता। ठीक है, तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट हेड होता है। तो प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और इसको एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, थ्रू ऑफिसर्स जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, मैं इसके बारे में जब मैं यूनियन टेरिटरी आपको पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से आपको मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि यूनियन टेरिटरी का जो हेड होता है वो कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, बस आपको इतना बात ध्यान रखना है। चलिए, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 2 में। देखो, आर्टिकल नंबर 2 में कुछ खास नहीं लिखा हुआ, उसने बस एक्सप्लेन किया है किसको, आर्टिकल नंबर 1 को। ठीक है, कि उस आर्टिकल नंबर 1 का मतलब क्या है। ठीक है,
तो आर्टिकल नंबर 2 मैंने इसलिए नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आते हैं आर्टिकल नंबर 3 में, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 3 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 3 बोलता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू ऑल्टर द एरिया बाउंड्री या फिर चेंज ऑफ नेम ऑफ अ स्टेट। मतलब कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट का एरिया या फिर उसकी बाउंड्री या फिर उसका नाम वो चेंज कर सकता है, ठीक है। किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। ये आर्टिकल 3 बताता है, ठीक है। अब मैं आपको ये एक अलग सा चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे एक नया स्टेट बनता है, ठीक है। अगर कोई एक स्टेट बनाना हो, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना हो, जैसे अभी हमने बताया कि आंध्र प्रदेश को क्या हुआ कि दो उसमें काट दिया, दो स्टेट में डिवाइड कर दिया, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कैसे वो फॉर्मेशन, कैसे एक लीगल प्रोसीजर होता है, कैसे वो बिल फॉर्म होता है, मैं उसके बारे में एक थोड़ी सी आपको झलक दे देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पार्लियामेंट में बिल कैसे पास होता है, क्या होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताता हूँ। एक होता है बिल और एक होता है एक्ट, ठीक है। देखो बिल क्या होता है? अगर हमें कोई भी चीज़, कोई भी लॉ लाना है या फिर कोई भी अमेंडमेंट लाना है, कुछ भी करना है, ठीक है, तो कुछ पीस ऑफ पेपर में कुछ ना कहीं रिटन होगा वो चीज़, ठीक है, ठीक है, लिखित में ही तो होता है ना हर चीज़ कि हाँ ठीक है ये चीज़ हो रहा है। तो जब तक वो मतलब वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो जाता पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा में जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता और प्रेसिडेंट उसको साइन नहीं कर देता, ठीक है, उससे पहले पहले तक उसको बोलते हैं बिल। और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है और वो लागू हो जाता है, उसके बाद हम उसी बिल को बोलते हैं एक्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता उससे पहले हम उसे बोलते हैं बिल, और जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है और वो लागू होने लग जाता है उसको बोलते हैं फिर हम एक्ट, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट, ठीक है। चलिए, अब हम एक बिल लेके आते हैं कोई भी एक नया स्टेट बनाने का। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई तेलंगाना जब बना होगा तो उसका एक बिल आया होगा, ठीक है, कि तेलंगाना स्टेट को हमें फॉर्म करना है, ठीक है। तो वो जो बिल है ना, वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले सबसे पहले हम कहाँ पे भेजते हैं? प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं उसके रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? उसको रिकमेंड करता है, ठीक है, उसके रिकमेंडेशन के लिए हम लोग भेजते हैं। जब वहाँ से रिकमेंडेशन से जब वापस आता है, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट क्या करता है वो अपना रिकमेंडेशन देने के बाद उस बिल को उस कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव में भेजता है, ठीक है, उस स्टेट की गवर्नमेंट में भेजता है, उसके स्टेट के लेजिस्लेटिव में भेजता है, ठीक है, उस कंसर्न की। जैसे कि अभी हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तो पहले वो क्या था? आंध्र प्रदेश था। तो वहाँ की जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट थी उसके पास उसने भेजा होगा वो बिल, ठीक है। फिर अब क्या है कि वो बिल उनके पास इसलिए भेजते हैं कि वो अपना व्यूज़ कुछ रखें, अपना कुछ जो भी व्यूज़ है, जो भी उनको चाहिए, या जो भी उनकी व्यूज़ होंगे रिगार्डिंग दिस बिल, तो वो रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि अब देखो, अब स्टेट लेजिस्लेटिव क्या है कि अब ठीक है, उस टाइम वो उतना जो भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, कि उस उतने टाइम में उनको व्यूज़ देना होता है, तो वो उस टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड करा सकती है, ठीक है, एक बार वो एक्सटेंड करा सकती है। वो भी तब कराएगी वो प्रेसिडेंट के, अगर प्रेसिडेंट बोलेगा तब, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के थ्रू, प्रेसिडेंट से परमिशन लेके वो उस टाइम को, उस लिमिटेड टाइम को एक्सटेंड करा सकता है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो जितना भी लिमिटेड टाइम है, अगर वो लैप्स हो जाता है और उन्होंने कोई भी व्यूज़ नहीं दिए, व्यूज़ दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई भी व्यूज़ नहीं दिए तो ये अज्यूम किया जाता है कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर ने, उस कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव ने भाई व्यूज़ दे दिए, चाहे उन्होंने दिए हो चाहे वो नहीं दिए हो, तो वो बिल जो है वापस आ जाता है किसके पास? पार्लियामेंट के पास। अब वो बिल किसके पास आ गया? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, उसके अंदर व्यूज़ होंगे किसके? उस स्टेट लेजिस्लेटिव के, ठीक है, उस स्टेट लेजिस्लेटिव के व्यूज़ होंगे। अब ऐसा नहीं है कि अब जब पार्लियामेंट उसको कंसीडर करेगा, उसको देखेगा, या फिर जब उस बिल को पास करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो अब ये बाइंडिंग नहीं होता उनके ऊपर, ये ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट उनके व्यूज़ को माने, ठीक है, उनकी मर्जी है कि वो मान भी सकते हैं, वो नहीं भी मान सकते हैं। तो द व्यूज़ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? पार्लियामेंट के ऊपर, मतलब पार्लियामेंट की मर्जी है कि वो उनके व्यूज़ मानना चाहेगी तो मानेगी, नहीं मानना चाहेगी तो नहीं मानेगी, कोई बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर कि नहीं भाई तुम्हें मानना ही मानना है, ठीक है। अब क्या होता है भाई, पार्लियामेंट के पास बिल आ गया। अब क्या होगा, अगर पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट पे एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, अगर दोनों में पास हो गया, ठीक है, बिल दोनों में पास हो गया,
तो फिर बाद में अगर राज्यसभा ने भी पास कर दिया और लोकसभा ने भी पास कर दिया, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, वो फिर से हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि हम दोबारा से, हमने पास करने के बाद हमने दोबारा से उस कंसर्न स्टेट के पास, या हमने आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे थे, आंध्र प्रदेश के बाद हम लोग भेजेंगे, कहेंगे देखिए हमने ये सब लिखा है सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार हम बस स्टार्टिंग में हम उनके पास जाते हैं, उनके व्यूज़ लेते हैं, उसके बाद हम कोई उसके व्यूज़ नहीं लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया, अब वो पास करने के बाद सिंपल मेजोरिटी के थ्रू वो पास होता है बिल, किसके सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, ठीक है। मैं एक लेक्चर पूरा मेजोरिटी में बनाऊंगा कि कितने टाइप की मेजोरिटी होती है और कैसे कैसे उसमें चीज़ें होती हैं, मैं उसके बारे में आपको एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी आप ये ध्यान रखिए कि ये जो बिल जो पास होता है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया, तो वो अब किसके पास भेजेंगे, प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, क्योंकि अल्टीमेट साइन जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। अब प्रेसिडेंट ने जब साइन कर दिया ना, अब ये बिल बन गया एक्ट और नया स्टेट बन गया, ठीक है। और ऐसे ही हमारा तेलंगाना बना होगा, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना ऐसे सेपरेट होगा, ऐसे स्टेट, एक नया स्टेट तेलंगाना बना होगा, ठीक है। तो बस ये है, ठीक है। अब ये देखिए जो आर्टिकल 3 है ना, आर्टिकल 3 हमें क्या बताता है बेसिकली। हाँ, एक चीज़ और, कि जो आर्टिकल 3 है ना, जो भी बिल अंडर आर्टिकल 3 है, मतलब कि अगर कोई भी नया स्टेट बन रहा है, ठीक है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 3 है, और या जो भी बिल होगा हमारा आर्टिकल 3 से रिलेटेड, और वो अगर पास हो जाता है, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं बोलेंगे, या फिर उस बिल को हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं बोलेंगे, वो नॉर्मल, वो एक सिंपल अमेंडमेंट बिल होगा। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा बाद में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है और अमेंडमेंट बिल क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में बेसिकली क्या होता है कि तुम्हें फिर बाद में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने होते हैं, ठीक है। बट लेकिन अगर हम कोई नया स्टेट को बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना होगा या कुछ ऐसा करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये किस में लिखा है, ये आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए आर्टिकल 3 क्या बताता है हमें, आर्टिकल 3 बताता है कि इंडिया क्या है, वो एक डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, ठीक है। आर्टिकल 3 ने क्या बताया कि इंडिया क्या है, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है। बट अगर हम आर्टिकल 1 और 3 की बात करें, ठीक है, तो इसका कंबाइन की बात करें तो क्या है, इंडिया क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन एंड विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, मतलब स्टेट टूट सकते हैं, बट लेकिन जो इंडियन यूनियन है वो टूट नहीं सकता, उसको कोई अलग नहीं कर सकता, पर उसके अंदर जो स्टेट हैं वो टूट सकते हैं, वो हम लोग अलग कर सकते हैं, उसको एक को हम लोग दो बना सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश को हमने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये आर्टिकल 1 और 3 की समरी है, वो ये बताता है कि हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आर्टिकल 4 आपको पता चल गया, 1 2 3 4, ठीक है। 1 में क्या बताया कि भाई वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। आर्टिकल 2 में उसको डिफाइन किया है। आर्टिकल 3 में बताया है कि भाई एरिया, बाउंड्री और नेम, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चेंज कर सकते हैं किसी भी स्टेट की, ठीक है, या कोई भी नया स्टेट बना सकती है, ये आर्टिकल 3 में बताया है। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई स्टेट क्या है, वो डिस्ट्रक्टेबल है, ये आर्टिकल 3 में बताया है। और आर्टिकल 4 में ये बताया है कि जो बिल रिलेटेड टू आर्टिकल 3 है, जो भी बिल आर्टिकल 3 के अंडर आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है। आपको बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है इस यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 में, ठीक है। चले, अब इससे रिलेटेड एक और चीज़ आती है कि लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, मतलब क्या है कि भाई अब उस टाइम जब ये चल रहा था, जब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमारे यहाँ कितने स्टेट्स थे, सिर्फ 14 स्टेट्स थे, ठीक है। तो उस टाइम ये हो रहा था कि भाई काफ़ी बड़े बड़े स्टेट थे, ठीक है, और उसको अच्छे से हम लोग चला नहीं पा रहे थे, ठीक है, बेसिकली। तो उसमें दिक्कत क्या आ रही थी, लोग चाह रहे थे कि भाई लिंग्विस्टिक लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट को जो है अलग करिए, ठीक है, क्योंकि एक उसमें बहुत सारे ही क्या थे, स्टेट्स थे, सॉरी, मतलब जो स्टेट था वो काफ़ी बहुत बड़ा था, ठीक है। तो वही था, तो इससे रिलेटेड कई सारी कमीशन आई, ठीक है, कई सारी क्या आई, कमीशन आई। लोग क्या चाह रहे थे कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को आप अलग करो, ठीक है। पहले नीचे पूरा मद्रास हुआ करता था, तो वो लोग क्या चाहते थे, नहीं भाई लैंग्वेज बेसिस पे अलग करो। तो सबसे पहली जो कमीशन आई थी इससे रिलेटेड, वो थी धर कमीशन, ठीक है। धर कमीशन ने जब अपना रिपोर्ट दिया, तो उन्होंने बोला कि भाई लैंग्वेज बेसिस पे अगर हम लोग स्टेट को अलग करेंगे तो ये सही नहीं है।
एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे कर सकते हैं पर लैंग्वेज बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो, क्योंकि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी है ना कि हर 20 किलोमीटर में एक लैंग्वेज चेंज होती है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे अगर हर कोई डिमांड करने लगेगा तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो धर कमीशन आया सबसे पहला कमीशन। वो चीज़ मैंने आपको लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, आप कहीं भी छोटी जगह लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले धर कमीशन था, उसने ये रिकमेंडेशन दिया था, जब उसने रिपोर्ट दी थी अपनी ये दी थी। ठीक है, उसके बाद आई जेवीपी कमेटी, क्योंकि हंगामा तब भी हो ही रहा था, लोग बोल रहे थे कि भाई लैंग्वेज बेसिस पे आपको स्टेट को डिवाइड करना ही करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आई जेवीपी कमेटी, इसके अंदर जो मेंबर थे वो जेवीपी मतलब जे फॉर क्या हो गया जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर क्या हो गया वल्लभ भाई पटेल, और पी फॉर क्या हो गया पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये 3 लोग थे, इन 3 लोग की एक कमेटी बनी थी, और वो भी इसके ऊपर ही बनी थी, लिंग्विस्टिक मतलब एक ही लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को डिवाइड किया जाए या नहीं किया जाए। जब इनका रिपोर्ट आया फाइनली, इन्होंने भी यही बोला कि भाई लैंग्वेज बेसिस पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी मतलब इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि हम लोग पूरे का पूरा इंडिया के स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करें। सेम रीज़न था कि भाई बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, हर 20 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो रही है, तो बहुत छोटे छोटे स्टेट बहुत सारे बन जाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आई हमारी किसकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, एक्चुअली इस कमीशन से पहले एक हादसा हुआ था, मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेट था, मैं यहाँ से बता दूँ, जो सबसे पहला जो स्टेट था वो था आंध्रा। ठीक है, आंध्रा वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज 1956। ठीक है, इस कमीशन से बनने से पहले आंध्रा वो पहला स्टेट है जो कि लैंग्वेज बेसिस पे डिवाइड हुआ था। ठीक है, अब ये कमीशन, अब ये सेंटर ने यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया। इन 2 कमीशन के बाद, धर कमीशन और जेवीपी कमीशन के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था, जो कि हेड कौन कर रहा था इसको, फैजल अली। ठीक है, फैजल अली जो है इनको हेड कर रहे थे इस कमेटी को, कमीशन को। तो इस कमीशन का नाम क्या था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये इंपॉर्टेंट कमीशन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब ये अपना रिपोर्ट देता है या रिकमेंडेशन देता है तो क्या बोलता है कि स्टेट भाई कि ये बोलता है कि ठीक है हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, पर नॉट ओनली इन लैंग्वेज बेसिस एज वेल एज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। ठीक है, तो वो बोलता है ठीक है हम लैंग्वेज के बेसिस पे कर सकते हैं, पर सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड भी देखेंगे उसमें। तो हम दोनों चीज़ देखेंगे, हम लैंग्वेज भी देखेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड भी देखेंगे। ठीक है, तो इसने ये रिकमेंडेशन किया, ठीक है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं नॉट ओनली ऑन लैंग्वेज बेसिस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड को भी लेके हम चलेंगे, लैंग्वेज और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ग्राउंड को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली कब बनी थी, ये जो पार्लियामेंट ने पास किया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पे, और इसके टाइम पे ही ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था। ठीक है, और जो कि और इसी एक्ट के थ्रू हम लोगों ने स्टेट को जो है विच क्रिएट द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, जिन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को बनाया था, किस एक्ट के थ्रू, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू कितने स्टेट्स बने, 14 स्टेट्स बने। 14 स्टेट्स वर क्रिएटेड इन 1956। ठीक है, 1956 में कितने स्टेट बने, 14 स्टेट, नए स्टेट जो है वो क्रिएट हुए, वर क्रिएटेड इन 1946। ठीक है, अब ये जो हमने लैंग्वेज बेसिस पे लिंग्विस्टिक स्टेट की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो लैंग्वेज बेसिस पे जो डिवीज़न हुआ है, अब इसके कुछ तो एडवांटेजेस भी थे और कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब वो क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस थे, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। देखो, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, बेसिकली इससे एक तरीके से कल्चरल यूनिटी आ गई अमंग द पीपल्स। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि भाई एक मतलब कहीं और मतलब अब कई एक ही, जैसे मद्रास था, उसके अंदर कई सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। ठीक है, तमिल थे, तेलुगु थे, बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले थे, तो एक तरीके से कल्चर यूनिटी नहीं थी। बट लेकिन अब क्या हुआ, जैसे तमिलनाडु बन गया, उसके अंदर एक अलग लैंग्वेज बोलने वाले थे, तो एक तरीके से कल्चर यूनिटी आ गई अमंग द पीपल्स। ठीक है, अब 1956 से पहले, बिफोर 1956, इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज नॉट अंडरस्टूड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, अब 1956 से पहले, अब वहाँ के, अब जैसे कोई भी है, कोई यूपी का बंदा है, वो वहाँ जाके काम कर रहा है,
ठीक है। अब उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज तो आती नहीं है, तो वो किस में काम करेगा? बेसिकली इंग्लिश में बात करेगा, ठीक है, या इंग्लिश में जो भी काम होगा इंग्लिश में होगा। तो इंग्लिश एक वो ऐसी लैंग्वेज थी, या लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज हुआ करती थी उस टाइम पे, जो कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को समझ में नहीं आती थी, ठीक है। ऑब्वियसली यार, क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत लोग इलिटरेट थे, ठीक है, तो उनको इंग्लिश कहाँ से आएगी? नहीं आती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम था 1956 से पहले। बट जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट चेंज हुआ, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल लैंग्वेज लोग यूज़ करने लगे, ठीक है। अब वहाँ का जो बंदा जो भी संभालेगा एडमिनिस्ट्रेशन, वो वहाँ का लोकल बंदा होगा और उसको लोकल लैंग्वेज आती होगी, ठीक है। और वही लोकल लैंग्वेज जो है कॉमन मैन, जो भी वहाँ का आम आदमी है, उसको समझ में आती थी। तो एक तरीके से उनके लिए बहुत आसान हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी आसान हो गया एक तरीके से। ये एडवांटेज है, एडवांटेजेस है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि भाई उन्होंने वर्निकुलर लैंग्वेज को, या फिर जो रीजनल लैंग्वेज होती है, उसको बढ़ावा दिया, उसको उसका ग्रोथ हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ। किसका? वर्निकुलर लैंग्वेजेस का। सबके, हर एक स्टेट की अपनी लैंग्वेज का, एक जो उसकी मेजर लैंग्वेज है, उसको उसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। ये क्या हुए? एडवांटेजेस। हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के, ठीक है। देखिए, अब बेसिकली इसका डिसएडवांटेजेस क्या हुए कि भाई ये एक तरीके से ये स्टम्बलिंग ब्लॉक हो गया था। मतलब कि हमारी कोई इंडिया की जो नेशनल लैंग्वेज है ना, कि अगर हम इंडिया की एक पर्टिकुलर कोई नेशनल लैंग्वेज है, उसके डेवलपमेंट का एक तरीके से वो रुक गया था, क्योंकि अब हर एक स्टेट में एक उनकी अपनी लैंग्वेज बोल रही है। अब कोई नेशनल लैंग्वेज कुछ खास कुछ रही नहीं जिसे हर कोई जानता हो, ठीक है, जो इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हो, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक था ये। इट हैज़ प्रूव टू बी अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लैंग्वेज इन द कंट्री, ठीक है। ये स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरह प्रूव हुआ, किसमें? इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, ठीक है। अब इससे दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई? एक तो जो रीजनलिज्म है, ठीक है, जो नैरो रीजनलिज्म है, उसका उसका बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। नैरो रीजनलिज्म और लोकलिज्म, इसका बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब तरीके से क्या, लोकल वाली बातें होने लगी और रीजनलिज्म वाली बातें होने लगी, तो वो चीज़ ज़्यादा होने लगी थी। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है, ठीक है। क्योंकि अच्छा नहीं है ना, क्योंकि इंडिया क्या है, वो तो एक पूरा एक कंट्री है। अब यहाँ पे सिर्फ स्टेट की बात होने लगी, ठीक है। स्टेट का रीजनलाइजेशन और लोकलिज्म के बारे में बात होने लगी, तो वो एक तरीके से राइज होने लगा, ठीक है। राइज ऑफ नेशनलिज्म और नैरो रीजनलिज्म और लोकलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म का लोग इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे उस टाइम, तो एक तरीके से डिसएडवांटेजेस था, ठीक है। अब इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए फैज़ल अली ने क्या किया? जो फैज़ल अली कमीशन था ना, उसने कुछ रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। किसको? इस नैरो रीजनलिज्म और लोकलिज्म को चेक करने के लिए, इसको सही करने के लिए, ठीक है। तो क्या उनका क्या क्या रिकमेंडेशन थे? उनका 3 रिकमेंडेशन थे, ठीक है। सबसे पहला रिकमेंडेशन क्या था? उन्होंने बोला कि भाई ऑल इंडिया जुडिशली सर्विस आप बनाइए, ठीक है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आप बनाइए, जिसमें जो भी जज होंगे वो अपॉइंट होंगे इस सर्विस के थ्रू, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के थ्रू। जो भी ऑफिसर्स हैं ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशियली सर्विसेज, ठीक है, टू बी अपॉइंटेड थ्रू दिस सर्विस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, इसके थ्रू लोग अपॉइंट होंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली उन्होंने कि जब ये अपॉइंट होंगे ना ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में, ठीक है, अब वो किसी भी स्टेट के लिए, अगर वो किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के लिए वो किसी भी जज को अगर अपॉइंट कर रहे हैं ना, तो जो टोटल जज हैं उनमें से कम 1/3 ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट। मतलब वो अगर हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, अगर हम तेलंगाना हाई कोर्ट या फिर किसी भी एक हाई कोर्ट, हम यूपी की बात करते हैं, अगर हम यूपी हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यूपी हाई कोर्ट में कम से कम 1/3 जज ऐसे हैं जो कि यूपी के नहीं होंगे, जो कि यूपी से बिलोंग नहीं करते होंगे, जो कि बाहर स्टेट से होंगे, ठीक है। तो यही हर एक स्टेट के जो उनका हाई कोर्ट है, ठीक है, तो उसने ये बात बोली कि कम से कम 1/3 ऑफ द टोटल जज ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट, ठीक है। वो यूपी के नहीं होने चाहिए, अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी के नहीं होने चाहिए, कम से कम 1/3, ठीक है, वो यूपी के नहीं होने चाहिए, वो बाहर स्टेट के होने चाहिए, ठीक है। दूसरा बोला, ये तो हमने जुडिशरी सर्विस की बात कर दी, और यही चीज़ उन्होंने क्या बोला,
जो ऑल इंडिया सर्विस होती है, जैसे आपकी आईएएस होगी, ठीक है, आईपीएस होगी, तो उसमें भी क्या बोला कि जो 1/3 ऑफिसर है वो भी बाहर स्टेट के होंगे। सेम बात जो उसने जुडिशियल के लिए बोली वो इसने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए भी बोला। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से एकदम से मतलब रीजनलिज्म नहीं आएगा, ठीक है, रीजनलिज्म लोकलिज्म नहीं आएगा। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए उसने ये 3 रिकमेंडेशन दिया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बताया। सो गाइज, इस लेक्चर में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में इतना बहुत है, अगर आपने इतना पढ़ लिया इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। तो गाइज़ आप इसको हम वाइंड अप करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोज़ यार। और मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे आप लोगों को फ़ायदा है। अगर मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक मेल पहुँच जाएगा, जिसमें मेरे एक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, एक मेल पहुँच जाएगा जिसमें मेरे नए लेक्चर के बारे में बताया गया होगा। तो आपको पता चल जाएगा ईजिली कि मैंने एक नया लेक्चर कब डाला है, आप बहुत ईजिली उसको देख सकते हो, ठीक है। और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखिए और उसको देखिए, ठीक है, तभी आपको मज़ा आएगा या फिर आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरे फेसबुक पेज में आप मुझे मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरे फेसबुक पेज के किसी भी मेरे को कमेंट कर सकते हो। मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है, मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, जो भी आप थोड़ा भी चेंज करना चाहते हो आप प्लीज़ बताइए। मैं अकॉर्डिंग टू माई कंफर्ट मैं उस चीज़ को ज़रूर चेंज करूँगा। तो गाइज़ यहाँ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो गाइज़ थैंक यू, प्लीज़ 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 शेयर करो मेरे वीडियोस को, जिससे बहुत लोग आएंगे, ज़्यादा लोग देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चन कोई पूछता है तो मुझे ऑटोमेटिक मुझे अच्छा लगता है, मेरा फिर और ज़्यादा मन करता है कि मैं और अच्छे से वीडियोस बनाऊं या और अच्छे से आप लोगों को दूँ। तो जितने ज़्यादा लोग आते हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ यार एंड सब्सक्राइब माई चैनल एटलीस्ट। सो गाइज थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।